स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर और क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में। और कुछ झलके जो है फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, दुनिया में चल रहे तनाव और संघर्ष के बीच महात्मा बुद्ध के विचार आज भी प्रासंगिक। उनके शांति, करुणा और संतुलन के संदेश को किया याद। पीएम मोदी ने मन की बात में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों का किया जिक्र। कहा, यह राष्ट्र की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक। लोगों से की स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को चुनने की अपील। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को किया संबोधित। जनगणना की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण पर जताई प्रसन्नता। देशवासियों से की इसमें हिस्सा लेने और इसे सफल बनाने की अपील। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह आज करेंगे चुनाव प्रचार। विपक्षी पार्टियों ने भी झोंकी प्रचार में ताकत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस डिनर में फायरिंग से मचा हड़कंप। ट्रंप को सुरक्षित निकाला गया, शूटर को लिया गया हिरासत में। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। और आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहले मैच में गुजरात टाइटंस के सामने सीएसके की चुनौती, तो वहीं दूसरे मैच में केकेआर की भिड़ंत लखनऊ से। तो मिड डे प्राइम में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 133वें संस्करण की। जी हां, मन की बात के 133वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध की जयंती से पहले उनकी शांति, करुणा और संतुलन के संदेश को याद किया। पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण हालात के बीच बुद्ध के आदर्शों की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध के विचारों को फैलाने वाली संस्था का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 133वें संस्करण में बुद्ध पूर्णिमा से पहले भगवान बुद्ध के संदेश और उनके आदर्शों को याद किया। प्रधानमंत्री ने शांति, करुणा और संतुलन के महत्व पर जोर देते हुए पश्चिम एशिया में फैले तनावपूर्ण हालात के मद्देनजर भगवान बुद्ध के आदर्शों और सिद्धांत को बेहद प्रासंगिक बताया। भगवान बुद्ध के आदर्शों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका के चिली में एक संस्था का उल्लेख किया जो भगवान बुद्ध के विचारों को फैलाने का काम कर रही है। इस संस्था को लद्दाख में जन्मे ड्रपपोन ऑल्त्सर रिनपोचे चला रहे हैं, जिनका नाम लेते हुए प्रधानमंत्री ने उनके प्रयासों की तारीफ की। साथियों, दक्षिण अमेरिका के चिली में एक संस्था भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रही है। लद्दाख में जन्मे ड्रपपोन ओजेर रिनपोचे के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। यह संस्था ध्यान और करुणा को लोगों के जीवन से जोड़ रही है। कोची गुआज घाटी में बना स्तूप लोगों को शांति का अनुभव कराता है। वाकई यह देखकर गर्व होता है। भारत की प्राचीन धारा दुनिया तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में मौजूद कर्मा मोनेस्ट्री का भी उदाहरण दिया, जो एक जीवंत क्षेत्र है और जहां 700 से अधिक देशी वृक्षों को संरक्षित किया गया है। बौद्ध परंपरा हमें प्रकृति से जुड़ना भी सिखाती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान एक वृक्ष के नीचे मिला था। प्रकृति हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देश में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं। कर्नाटका में कर्मा मोनेस्ट्री इसका अच्छा उदाहरण है। यह मठ एक जीवंत वन क्षेत्र है जो 100 एकड़ में फैला है।
इस वन में 700 से अधिक देसी वृक्षों को संरक्षित किया गया है। मन की बात कार्यक्रम के संस्करण में प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए 7 दिवसीय गणतंत्र के महोत्सव पर हुई बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम को याद किया। इस समारोह में भारतीय संगीत के समावेश को लेकर प्रधानमंत्री ने गर्व जताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एक खास अपील भी की। इस साल की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी बहुत यादगार रही थी। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और सीएपीएफ के बैंड्स ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। बीटिंग रिट्रीट के बीते जाने के बाद ये सारी मेहनत, ये उपलब्धि धीरे धीरे ओझल हो जाती थी, लेकिन अब इसे लेकर बहुत ही अच्छा प्रयास हुआ है। बीटिंग रिट्रीट का म्यूजिक पहली बार वेव्स ओटीटी पर भी उपलब्ध है। आने वाले समय में यह दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद होगा। आप इसे जरूर सुनें। मन की बात के संस्करण में प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध के शांति एवं करुणा के सार्वभौम संदेश को याद करते हुए भारत की अजेय सैन्य शक्ति पर गर्व व्यक्त किया और भारतीय संगीत की अनुपम मधुरता, सांस्कृतिक गरिमा पर भी गर्व का भाव प्रकट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 133वें एपिसोड में भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में मिली बड़ी उपलब्धियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित स्वदेशी तकनीक से बनी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की सफलता की सराहना की और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पवन ऊर्जा क्षमता के 56 गीगावाट से अधिक होने की जानकारी भी दी और इसे भारत के विकास की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 133वें एपिसोड में देश में सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में हुई प्रगति की प्रशंसा की और राष्ट्र निर्माण में इस कार्यक्रम के योगदान की भूमिका का उल्लेख किया। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के जरिए औद्योगिक वृद्धि, ऊर्जा क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र में लाभों पर भी पीएम मोदी ने अपने विचार रखे। खेती किसानी से लेकर आधुनिक इनोवेटर्स को भी भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम ने बहुत मदद की है। साथियों, कुछ ही दिन पहले हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने एक और बड़ी उपलब्धि से भारत का गौरव बढ़ाया है। तमिलनाडु के कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। दरअसल क्रिटिकलिटी वह स्टेज है जिसमें रिएक्टर पहली बार सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में सफलता हासिल करता है। इस स्टेज का मतलब है रिएक्टर का ऑपरेशन फेज में पहुंचना। भारत की न्यूक्लियर एनर्जी जर्नी में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है और बड़ी बात यह भी कि परमाणु रिएक्टर पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। पीएम मोदी ने कलपक्कम में ब्रीडर रिएक्टर की सफलता के लिए वैज्ञानिकों और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इससे जुड़े लोगों को बधाई दी। मुझे मार्च 2024 का वह समय भी याद है जब मैं कलपक्कम में रिएक्टर की कोर लोडिंग का साक्षी बना था। मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम में अपना अमूल्य योगदान दिया है। देशवासियों का जीवन बेहतर और आसान बनाने के लिए उनका यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इससे विकसित भारत के हमारे संकल्प को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवन ऊर्जा को एक अदृश्य शक्ति बताया और इसके बिना हमारा जीवन एक पल भी न चले की बात को प्रमुखता के साथ रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि पवन ऊर्जा की यह अदृश्य ताकत भारत को आगे बढ़ा रही है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, वायुर्वा इति व्यष्टि वायुर्वै समष्टिः, अर्थात वायु सिर्फ एक तत्व नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है, यह समष्टि की शक्ति है। साथियों, आज यही पवन शक्ति भारत के विकास की नई कहानी लिख रही है। भारत ने हाल ही में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज भारत विंड एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया में चौथे स्थान पर है। यह हमारे इंजीनियरों की मेहनत है,
ये हमारे युवाओं का परिश्रम है। यह देश की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। साथियों, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, देश के अनेक राज्य इस सेक्टर में अपना परचम लहरा रहे हैं। गुजरात के कच्छ, पाटन, बनासकांठा जैसे क्षेत्र जहां पहले सिर्फ रेगिस्तान नजर आता था, आज वहां बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहे हैं। भारत के विकास के लिए पीएम मोदी ने सौर और पवन ऊर्जा की भूमिका को अहम बताया। पीएम ने कहा, यह सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य की सुरक्षा है। इसमें हम सबकी भूमिका है। हमें बिजली बचानी है, हमें स्वच्छ ऊर्जा अपनानी है। देश में हर स्तर पर ऐसे प्रयास जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से बड़ा बदलाव आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश में चल रहे जनगणना अभियान पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान पूरी तरह से डिजिटल होने से नागरिकों के लिए ये प्रक्रिया और भी ज्यादा सरल हो गई है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और इसे सफल बनाने में पूरा सहयोग करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया द्वारा 20 करोड़ से अधिक दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन की भी सराहना की, जिसमें ऐतिहासिक पांडुलिपियां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दस्तावेज और रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े महत्वपूर्ण पत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में भारत की बेटियों द्वारा शानदार प्रदर्शन की भी सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश में चल रहे जनगणना अभियान के बारे में बात की और कहा कि यह बहुत जरूरी है कि देश के हर नागरिक को जनगणना अभियान के बारे में जानकारी हो और वो इस अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। पीएम मोदी ने बताया कि जनगणना की जानकारी सुरक्षित, गोपनीय रखी जाती है, साथ ही डिजिटल रूप से सुरक्षित होती है। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से मिलकर इस प्रक्रिया में भाग लेने और जनगणना 2027 को सफल बनाने की अपील की। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी के बदलते दौर में आज की जीवन शैली पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि तेजी से बदलते हुए इस समय में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गई है। साथियों, कुछ दिन पहले ही नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने एक विशेष पोर्टल पर एक अनोखा डेटाबेस शेयर किया है। इस संस्था ने 20 करोड़ से भी ज्यादा अमूल्य दस्तावेजों को डिजिटाइज कर सार्वजनिक किया है। यहां आपको 8वीं शताब्दी का एक रोचक ग्रंथ श्री भुवालय भी देखने को मिलेगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप www.abhilekpatal.in को जरूर विजिट करें। यह आपको अपने इतिहास का अद्भुत अनुभव देगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में फ्रांस के बोर्डो में यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड का आयोजन का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने इस प्रतियोगिता में भारत की बेटियों की शानदार प्रदर्शन की खूब तारीफ की। हमारी बेटियों ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुझे इस प्रतिभाशाली टीम पर बहुत गर्व है। इसमें मुंबई की श्रेया मुंदड़ा, तिरुवनंतपुरम की संजना चाको, चेन्नई की शिवानी भरत कुमार और कोलकाता की श्रीमोई बेरा शामिल थी। इसमें हमारी टीम विश्व में 6ठे स्थान पर रही। श्रेया ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, संजना ने सिल्वर तो शिवानी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। भारत में ओलंपियाड के लिए छात्रों की चयन की प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है। हर वर्ष देश भर की करीब 6 लाख स्टूडेंट्स इस मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम में हिस्सा लेती हैं।
समय के साथ यह संख्या लगातार बढ़ रही है। देश की बेटियों के बीच ओलंपियाड का यह कल्चर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के ताजा अंक में ऐसी कई प्रेरक कहानियां देशवासियों के साथ साझा की जो कि मौजूदा समय में प्रकृति संरक्षण की मिसाल बन रही हैं। प्रधानमंत्री ने कच्छ से लेकर उत्तर प्रदेश तक और छत्तीसगढ़ से लेकर नॉर्थ ईस्ट में हो रहे बदलावों को देशवासियों के साथ साझा किया। भारत में ऐसे अनगिनत लोग और संस्थाएं हैं जो प्रकृति के संरक्षण के लिए अपना अहम योगदान और सहयोग दे रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कुछ ऐसे ही लोगों की प्रेरक कहानियां देशवासियों से साझा की। ये कहानियां बताती हैं कि जब इंसान प्रकृति के साथ मिलकर काम करता है तो असंभव काम भी संभव हो जाता है, जिसका उदाहरण है फ्लेमिंगो सिटी कच्छ, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। बात कच्छ के रण की। बरसात खत्म होते ही यहाँ की धरती जीवंत हो जाती है। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहाँ आते हैं। पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। साथियों, दूसरा किस्सा इंसान और वन्य जीवों के सहयोग का है और ये उत्तर प्रदेश से है। यहाँ के तराई इलाकों में फसल के समय हाथियों के झुंड गांवों की ओर आते हैं। इससे टकराव की आशंका बढ़ती है, लेकिन अब यूपी में भी गज मित्र जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। पीएम मोदी ने राजस्थान में पाए जाने वाले गोडावण पक्षी का भी जिक्र किया, जिनके संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। गोडावण के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो नई जीवन की शुरुआत को और मजबूत बना रहा है। मन की बात के इस संस्करण में पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी कहकर पुकारा और नॉर्थ ईस्ट के लोगों की नई उपलब्धि की चर्चा की। नॉर्थ ईस्ट हम सब के लिए अष्टलक्ष्मी है। यहाँ भरपूर टैलेंट है और नॉर्थ ईस्ट की प्राकृतिक सुंदरता भी सबका ध्यान खींचती है। मन की बात में भी हम अक्सर नॉर्थ ईस्ट के लोगों की उपलब्धियों पर चर्चा करते आए हैं। आज ऐसी ही एक और उपलब्धि की मैं आपसे चर्चा करूंगा और वो है बैम्बू सेक्टर में नॉर्थ ईस्ट की सफलता। साथियों, जिस चीज को कभी बोझ के रूप में देखा जाता था, वह आज रोजगार, कारोबार और इनोवेशन को नई गति दे रही है। हमारी माताएं, बहनें इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैम्बू सेक्टर में काम कर रहे कई लोगों का जिक्र करने के साथ ही देशवासियों से अपील की कि सभी लोग बांस से बने प्रोडक्ट जरूर खरीदें। त्रिपुरा के गोमती डिस्ट्रिक्ट के विजय सूत्रधार और साउथ त्रिपुरा के प्रदीप चक्रवर्ती, उन्हीं की बात कर रहे। इन्होंने नए कानूनों को अपने लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखा। फिर इन्होंने अपने काम को टेक्नोलॉजी से जोड़ा। आज वे पहले से कहीं बेहतर और कहीं ज्यादा बांस के उत्पाद बना रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट का कोई न कोई बांस का उत्पाद जरूर खरीदे। मन की बात के इस संस्करण में पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी से लेकर संरक्षण के प्रयासों का जिक्र किया, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रयासों की तारीफ की, तो साथ ही भारत के डेयरी सेक्टर में हो रहे बदलावों पर भी प्रकाश डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के अंगुल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। केंद्रीय मंत्री के साथ कई लोग मौजूद थे जिन्होंने मन की बात के 133वें संस्करण को सुना। और मिड डे प्राइम में यहां एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे जनादेश की। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India. जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India. यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है taste of India, taste of India, taste of India.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब खबरें चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई। तो जनादेश में बात कर रहे हैं हम बंगाल में दिग्गजों के दम की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल के तूफानी दौरे पर रहेंगे और मिशन बंगाल को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसकी शुरुआत होगी बनगांव से। जी हां, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 3 बजे आरामबाग पहुंचेंगे। आरामबाग में दूसरी बड़ी रैली होगी और उस रैली के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। दिन भर की रैलियों के बाद शाम को करीब 5 बजे राजधानी कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भव्य रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नादिया जिले के तेहट्टा में दोपहर 3 बजे के आसपास हरिचंद्र गुरुचंद स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और इसके बाद शाह जो है शाम को 4 बजे राणाघाट दक्षिण में दूसरी रैली करेंगे और शाम 7 बजे उत्तर 24 परगना के बारासात में एक भव्य रोड शो के जरिए हुंकार भरते नजर आएंगे। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की बात करें तो वो दोपहर 3 बजे बेहतर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में अपना पहला रोड शो करते हुए नजर आएंगे और इसके बाद नड्डा शाम को 6 बजे बेहला पश्चिम में एक और मेगा रोड शो के जरिए जन समर्थन भाजपा के हक में जुटाते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के इन दिग्गजों के दौरों ने राज्य के सियासी तापमान को और ज्यादा बढ़ा दिया है, जहां हर सीट पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। धुआंधार प्रचार एक तरफ जहां बीजेपी धुआंधार रैलियां कर रही है, वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी टीएमसी और कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कमान संभाले हुए हैं। भवानीपुर और आसपास के इलाकों में डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग कर रही हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी रैलियों के जरिए विरोधियों पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच टीएमसी को बड़ा समर्थन देने के लिए कल रात करीब 9 बजे अरविंद केजरीवाल कोलकाता पहुंचे। केजरीवाल आज बालीगंज से प्रत्याशी शोभन देव चट्टोपाध्याय के समर्थन में गुरु रविदास पार्क के पास एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साफ है कि दीदी और केजरीवाल की ये जुगलबंदी बंगाल के चुनावी रण को और भी दिलचस्प बनाने वाली है। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान आपको बता दें कि शनिवार को राजनीतिक माहौल थोड़ा गर्मा गया, क्योंकि दोपहर में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की रैली के दौरान तृणमूल के जुलूस पर तेज आवाज में माइक बजाकर प्रचार में बाधा डालने का आरोप लगा। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्हें भवानीपुर थाना क्षेत्र में प्रचार की अनुमति थी, लेकिन उनके रास्ते में जानबूझकर शोर किया गया। तो वहीं शाम को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा में भी विवाद देखने को मिला। आरोप यह है कि सभा स्थल के पास भाजपा द्वारा बाइक से प्रचार किया गया, जिससे नाराज होकर ममता बनर्जी बिना भाषण दिए ही मंच से उतर गई। भवानीपुर में इस तरह की घटनाएं पहले कम ही देखने को मिली हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा के आक्रामक रुख और तृणमूल के जवाबी तेवर से मुकाबला अब और तीखा हो गया है। हमको नहीं मालूम, हम तो डीओ से मालूम करेंगे। हम आरामबाग गए और कई जगह गए, अभी आपसे सुन रहे हैं हमको मालूम करना पड़ेगा डीओ से, तब बोल सकते हैं। कोई भी चीज गलत है तो गलत है, देखा जाएगा कि ठीक है गलत है क्या है, ये तो डीओ बताएगा ना। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे राउंड की वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है, मगर तृणमूल कार्यकर्ताओं की दबंगई जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब चुनाव आयोग ने तृणमूल कार्यकर्ताओं की दबंगई का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें तृणमूल कार्यकर्ता लगभग 20 बाइकों पर खेला होबे और भयंकर खेला होबे के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी इस वीडियो डायमंड हार्बर का बताया जा रहा है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर वोटरों को धमकाने का गंभीर आरोप लगा है। आयोग की ओर से जारी वीडियो शनिवार रात 9:50 का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग पहले ही बाइक नियंत्रण के निर्देश जारी कर चुका है। इसके बावजूद टीएमसी की गुंडागर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही है।
पश्चिम बंगाल के काकद्वीप विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो उस वक्त तनाव की स्थिति वहां पर पैदा हो गई जब भाजपा महिला कार्यकर्ता प्रचार के लिए इलाके में निकली और इसी दौरान उनकी कहासुनी टीएमसी समर्थकों से हो गई। बताया यह जा रहा है कि टीएमसी समर्थकों ने भाजपा महिला कार्यकर्ताओं को इलाके में प्रचार करने से रोकने की कोशिश की और देखते ही देखते दोनों पक्षों में नोकझोंक हो गई। हालांकि बाद में कुछ स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से हालात को संभाला गया। ये घटना मथुरापुर इलाके की बताई जा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रचार से यहां पर रोकने की कोशिश का ये वीडियो बताया जा रहा है। वहीं निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं, प्रबंध किए हुए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कैसे सुनिश्चित हो सके उसके लिए राज्य में पहली बार ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो केंद्रीय बलों की 2321 कंपनियां तैनात की गई हैं। चुनाव के लिए 142 सामान्य पर्यवेक्षक, 95 पुलिस पर्यवेक्षक और 100 व्यय पर्यवेक्षक भी तैनात किए जा रहे हैं। कोलकाता में सुरक्षा बलों की सबसे अधिक 273 कंपनियां तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर केंद्रीय बलों का पहरा है ताकि मतदाता बिना किसी डर के अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। Definitely, additional security is deployed because second phase we've got more forces than the first phase. Some in the arm have 48 hours पहले पूरा खाली कर दिया जाएगा। सब चेकिंग, सब व्यवस्था है, सब प्लान है हमारे पास। एकदम फ्री फेयर पीसफुल इलेक्शन होगा। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के विधानसभा आयोग सीमाओं पर विशेष जांच अभियान भी शुरू कर दिया गया है और स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीमावर्ती इलाकों में सघन नाका चेकिंग जारी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया है कि 23 अप्रैल को हुए पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी होगी। दूसरे चरण में 6 जिलों और कोलकाता के 142 विधानसभा क्षेत्रों में 40,000 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 2348 कंपनियों को तैनात किया है, जिसमें से सबसे अधिक 507 कंपनियां उत्तर 24 परगना जिले में रहेंगी। उसके अलावा दूसरे चरण के लिए कुल 95 पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। तटीय सीमा से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए सुंदरबन क्षेत्र में भी गश्त बढ़ा दी गई है। और कोलकाता से सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, बंगाल का रण है और दूसरा चरण है और देखा जाए तो सभी जो पार्टियां हैं, प्रमुख पार्टियां, वो जी जान से जो है इस प्रण के साथ कि जीत के आएंगे उतरी हुई है। आज भी देखा जाए तो भाजपा की धुआंधार प्रचार होने वाला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के इस रण में वहां मौजूद रहने वाले हैं। सैला, देखिए, हर पक्ष लास्ट मिनट प्रिपरेशंस में जुटा हुआ है, चाहे वो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर चुनाव आयोग। चुनाव आयोग भी एक के बाद एक बैठक, कल उत्तर 24 परगना में बैठक हुआ, आज कोलकाता के जो जोन है उसमें बैठक चल रहा है और सभी बैठक में से चुनाव आयोग से जो अपेक्षा है कि जैसे पहले चरण में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, भय मुक्त चुनाव करने के लिए चुनाव का जो वादा उन्होंने किया वो अटूट रहा, वैसे ही एक भी हिंसा की घटना ना हो, ये चुनाव आयोग का चैलेंज है इस दूसरे चरण में। वहीं और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आज भाजपा का एक के बाद एक रैलीज है, खुद प्रधानमंत्री आए हुए हैं और प्रधानमंत्री कोलकाता में उनका रैली होना है। ये रैली काफी खास माना जा रहा है क्योंकि कोलकाता में जो परिवर्तन का लहर है, जो परिवर्तन का लहर पूरे जिले में दिखने को मिला है, उसके साथ साथ कोलकाता में भी उसका असर और भी ज्यादा हो, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रैली काफी खास माना जा रहा है। पहला बिल्कुल, और जिस तरह से हम अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी भी चुनाव प्रचार में जी जान से उतरी हुई है। खुद ममता बनर्जी चुनाव प्रचार कर रही हैं और अब उनके चुनावी प्रचार को धार देने के लिए अरविंद केजरीवाल भी वहां मौजूद है। लेकिन अगर देखा जाए तो टीएमसी जो है एंटी इनकम्बेंसी का जो है एक वार झेल रही है। वहीं अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो भी एंटी इनकम्बेंसी झेल कर गए हैं और उन्होंने दिल्ली में जिस तरह के हालात हुए सब जानते हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का वहां मौजूद होना किस तरह से ममता बनर्जी के लिए फायदेमंद साबित होगा या उन्हें और नुकसान हो जाएगा?
देखिए, अरविंद केजरीवाल का पार्टी का कोई असर बंगाल में है नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल फिर भी उनके कैंपेन पर आ रहे हैं, बालीगंज में कैंपेन करेंगे। आप एक बात गौर करेंगे तो राहुल गांधी भी यहाँ पे दौरे पर आए थे, लेकिन राहुल गांधी ने उल्टा टीएमसी पे वार ही किया है कांग्रेस के नेता के हिसाब से, और जो कहा है वो असल में कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे और जो विपक्ष है वो सारे विपक्ष जो सवाल उठा रहे हैं, उन सारे सवालों के साथ उनका सुर भी कहीं अलग नहीं है। राहुल गांधी का सुर भी वही सुर है जो भाजपा यहाँ पे टीएमसी के लिए बोल रही है, टीएमसी के अगेंस्ट में बोल रही है जनता को कि क्यों टीएमसी को वोट देना नहीं चाहिए। दूसरी और ये है, अरविंद केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल एक तरह से उनकी जो पार्टी है वो अक्सर दावा करते हैं कि वो घोटाले के खिलाफ है, लेकिन जो टीएमसी के जो शासनकाल है, 15 साल की जो शासनकाल है, उसमें एक के बाद एक घोटाला ही सामने आया है। तो इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल उनके ममता की बनर्जी के पक्ष में बोलेंगे जरूर, बालीगंज में वो रैली करेंगे, लेकिन उसका असर कितना होगा, वो एंटी इनकम्बेंसी को काटने पर कितना है, क्योंकि ये जो एंटी इनकम्बेंसी है ये सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी की पार्टी वर्कर्स के खिलाफ या फिर उन्हें मंत्रियों के खिलाफ नहीं है, खुद ममता बनर्जी के खिलाफ है, क्योंकि उनके 15 साल के शासन काल में उद्योगहीनता, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, घुसपैठिया का जो मुद्दा है, ये सारे मुद्दे एक से एक मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाओं का सुरक्षा। आरजी कर का जवाब आज तक नहीं मिला, कस्बा लॉ कॉलेज का जवाब आज तक नहीं मिला, यहाँ तक कि पूरे प्रचार में ममता बनर्जी के आप एक भी रैली दिखा नहीं पाएंगे जहां पे ये 15 साल की शासनकाल में जो उनके सरकार के खिलाफ आरोप है उस आरोप को काटते हुए कुछ वो बोल पाई है। उल्टा उन्होंने कहा है कि राशन घोटाला में उन्होंने ज्योतिप्रिय मल्लिक जो जेल होकर आए हैं उनको क्लीन चिट दिया है और उनको कहा था कि वो उनका फेवरेट कैंडिडेट है। तो विपक्ष ने भी उसको काउंटर किया था कि आपका कैंडिडेट अगर जो घोटाले के मामले में सर से पांव तक जुड़े हुए हैं, अगर वो आपके फेवरेट कैंडिडेट है तो निशाना किस पर होना चाहिए, ज्योतिप्रिय मल्लिक पे या खुद ममता बनर्जी पे? वही सवाल यहाँ पर है। चला बिल्कुल। और अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें सौरभ, तो चुनाव आयोग सेकेंड फेज को लेकर और भी ज्यादा जो है चौकन्ना है और सुरक्षा की दृष्टि से और भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कोई भी पात्र मतदाता छूट ना जाए किसी भी प्रकार से अपना वोट डालने से, इसकी पूरी जो है निगरानी की जा रही है और किसी भी तरह की अराजकता ना फैले उसके लिए भी पूरा चौकस। देखिए, दूसरी चरण की परीक्षा चुनाव आयोग के लिए और कठिन है। अगर आप फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के हिसाब से पकड़ेंगे तो ये सेकंड पेपर काफी टफ है। टफ इसलिए है कि इसमें संदेश खाली है। संदेश खाली मतलब शेख शाहजहां का संदेश खाली, जहां पर अक्सर जो पिछले दिनों 2021 बोलिए 2024 बोलिए या उसके बाद भी सेंट्रल फोर्स केंद्रीय बल के ऊपर तक हमला हुआ था, वो लहूलुहान हुए थे, वो संदेश खाली है। भांगड़ जहां पर बमबारी की घटनाएं या फिर मौत, हिंसा, पॉलिटिकल राजनीतिक हिंसा की घटना सुनने को मिलता है। यहाँ तक इस बार भी, ये दूसरे चरण के चुनाव से पहले भी वहां पे काफी हमले की घटनाएं घटी है। और एक है, आप अगर सेंट्रल कोलकाता की बात करें तो गिरीश पार्क है, जहां पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब रैली चल रहा था ब्रिगेड मैदान में, तब वहां पे गिरीश पार्क में क्या हुआ था, शहर कोलकाता में क्या हुआ था, कोलकाता बंदर में कुछ दिन पहले क्या हुआ था। ये जो सारे इंस्टेंस है, इसी को लेकर माना जा रहा है कि ये पड़ाव सबसे टफ होगा चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि इसमें ये जो 142 जो सीट्स है, ये सीट्स टीएमसी का गढ़ भी माना जा रहा है। तो यहाँ पर कैसे चुनाव आयोग जैसे पहले चरण में उन्होंने पूरे डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास किए हैं, इस बार उससे भी अच्छा करते हैं या नहीं, अपेक्षा तो यही है कि पहले चरण से भी ज्यादा ऐसा अच्छा करेगी चुनाव आयोग, एवं एक भी घटना ना हो वो निश्चित करेगी। चुनाव आयोग ने भी ऐसा ही वादा किया। बिल्कुल सौरभ, कठिन परीक्षा है, लेकिन उस कठिन परीक्षा से पार पाना जो है चुनाव आयोग को बखूबी आता है। और देखने वाली बात ये होगी कि इस बार और भी ज्यादा अच्छी तादाद में वोटिंग होती हुई नजर आएगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद सौरभ, ये तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए।
तो पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर की मशहूर मूर्तिकला अब सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर नहीं है, बल्कि अब ये एक चुनावी मुद्दा बन चुकी है। यहाँ की मिट्टी से बनी मूर्तियां बताती हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में संस्कृति और रोजगार दोनों का कितना गहरा रिश्ता है। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की रिपोर्ट में देखिए कि कैसे मूर्तिकला इस चुनाव में बनी है अहम मुद्दा। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर की मिट्टी की मूर्तिकला सिर्फ कला नहीं, बल्कि राजनीति, पहचान और आजीविका की कहानी भी है। चुनावों के समय ये कला एक बड़ा मुद्दा बन जाती है, जिसमें कारीगरों की मेहनत, सरकारी योजनाएं और राजनीतिक दलों का संदेश सामने आता है। राज्य में विधानसभा चुनाव के बीच ये कला एक बार फिर चर्चा में है। इधर जो रोटी रोजी का लिए इधर तो अच्छा नहीं है, फिनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है। इधर आर्ट तो है ही, आर्ट चलेगा ही चलेगा, लेकिन आर्टिस्ट के लिए कुछ तो करना ही होगा। वो तो हमारा तो मालूम में नहीं आई, जो सरकार आता है कुछ करता है कि करता नहीं है। बीजेपी आएगा तो हम बोलेगा जो कुछ करो आर्टिस्ट के लिए, उसको रोटी रोजी में कुछ करना ही पड़ेगा। कृष्णानगर की मूर्तियां अपनी बारीकी और यथार्थवादी शैली के लिए काफी मशहूर हैं। यहाँ की गलियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेताओं का होना आम बात है, लेकिन इस कला को आगे बढ़ाने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। ये कला आज भी एक कलाकार से दूसरे कलाकार के बीच ही आगे बढ़ रही है। इस कला के महारथी सुबीर पाल मानते हैं कि इस कला के लिए अब विश्वविद्यालय का खोला जाना बेहद जरूरी है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, यहाँ जो कलाकारों का सीखने का कोई स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे लोग इंटरेस्टेड है वो सीखने का, कोई चांस नहीं मिलता है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके 2-10 आदमी को लेके, बच्चे को लेके हम सिखाते हैं। बड़े बड़े नामचीन कलाकारों के बीच यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस कला के जरिए सिर्फ अपना पेट ही भर पाते हैं, और कई बार तो वो भी मुश्किल से हो पाता है। मूर्तिकला परंपरा को लेकर टीएमसी से बंगाल की सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्रमोट कर रही है, तो वहीं भाजपा इसे स्थानीय कारीगरों की उपेक्षा का मुद्दा बनाकर सरकार पर हमला कर रही है। कृष्णानगर के कारीगरों को साल भर कच्चे माल की बढ़ती कीमत, बिचौलियों और कम दाम की समस्या झेलनी पड़ती है। यही कारण है कि युवा कारीगरों का एक बड़ा वर्ग इस पेशे से लगातार दूर होता जा रहा है, जिससे इस परंपरा पर खतरा भी मंडरा रहा है। भारत की सांस्कृतिक मूल्यों में यहाँ एक नई पहचान विकसित हुई। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कृष्णानगर की घुर्नी कला, जिसमें कि मूर्तियों के माध्यम से लोगों का जीवन यापन होता है, और इसमें उनकी उम्मीदें हमेशा रहती हैं कि हर चुनाव में उनके लिए कुछ हो, लेकिन अंततोगत्वा उनके लिए सिर्फ हाथ में रह जाते हैं तो ये पुतले और ये मूर्तियाँ। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, कृष्णानगर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि गुजरात में आज 15 नगर निगमों समेत विभिन्न स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा, और इस दौरान 4.18 करोड़ से अधिक मतदाता 9,992 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। वोटों की गिनती 28 अप्रैल को की जाएगी, और इस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बहुकोणीय मुकाबला है, जबकि एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए राज्य भर में 29,000 मतदान भवनों पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस चुनाव को लोकतंत्र का पवित्र उत्सव बताते हुए 100% मतदान करने की अपील की है। विशेष रूप से 9 नवगठित नगर निगमों में पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। ये चुनाव 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं की मनोदशा को भांपने का एक महत्वपूर्ण संकेत भी माना जा रहा है। और गुजरात में व्यापक स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है, और इस चुनाव में राज्य भर की 393 स्वशासनिक संस्थान शामिल हैं। इन चुनावों में 15 नगर निगम, 84 नगर पालिकाएं, 34 जिला पंचायतें और 260 तालुका पंचायतें शामिल हैं, जो इसे एक बेहद महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाते हैं। मतदान प्रक्रिया में स्थानीय निवासियों के साथ साथ दिग्गज नेताओं ने भी हिस्सा लिया, और इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मतदान किया।
वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए शिलाज प्राइमरी स्कूल में मतदान केंद्र पर मतदान किया। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं मौसम की। तो मौसम विभाग ने देश के कई एक हिस्सों में बढ़ते तापमान के मद्देनजर लू संबंधी दिशा निर्देश जारी किया है। नवीनतम आकलन के अनुसार उत्तर पश्चिमी, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के कई एक हिस्सों में अधिकतम तापमान अभी 40 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जिसमें राजस्थान के श्रीगंगानगर में उच्चतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक देखा गया है। आईएमडी ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य भारत के कुछ एक इलाकों में लू चलने की भी प्रबल संभावना है। साथ साथ तटीय और पूर्वी क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम की भी आशंका है। मौसम विभाग ने नागरिकों को आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। मौसम विज्ञान विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि गर्मी से होने वाली बीमारियों जैसे कि हीट एक्सॉशन और हीट स्ट्रोक को कम करने के लिए जागरूकता और निवारक जो उपाय हैं वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 6 दिनों तक कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और केरल और माहे में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सहित तटीय राज्यों में गर्म और आर्द्र मौसम की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है, जबकि उत्तरी मैदानी इलाकों में रात में गर्मी का प्रकोप इस समय जारी रह सकता है। तो दिल्ली समेत कई राज्यों में लू का अलर्ट है। और भारतीय कोस्ट गार्ड ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लैंडफॉल आइलैंड के पास मछली के अवैध शिकार पर एक बड़ी कार्रवाई की है। कोस्ट गार्ड के जहाज ने तेज और सटीक अभियान चलाकर अवैध शिकार करने वाले जहाज को पकड़ लिया और उस पर सवार सभी 9 शिकारियों को हिरासत में ले लिया। कोस्ट गार्ड की टीम ने उनके उपकरण भी जब्त कर लिए। ये सहज और समन्वित कार्रवाई भारत के समुद्र तट की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों के खिलाफ 24 घंटे निगरानी की आईसीजी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी की तस्वीरों के लिए पहचाने जाने वाले मशहूर फोटोग्राफर रघु राय नहीं रहे। भारतीय फोटोग्राफी और फोटो पत्रकारिता के जनक रघु राय ने 83 साल की उम्र में रविवार तड़के अंतिम सांस ली। वो 2 साल से प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे। उनका अंतिम संस्कार रविवार शाम 4 बजे लोधी शमशान में किया जाएगा। रघु राय का जन्म 18 दिसंबर 1942 को विभाजन से पहले के पंजाब के झंग गांव में हुआ था। उन्होंने 1962 में पेशेवर फोटोग्राफी को करियर के रूप में अपनाया और 5 दशक तक भारत की राजनीति, समाज और महत्वपूर्ण क्षणों को अपने कैमरे में कैद किया। उन्होंने 18 से ज्यादा किताबें भी लिखी। उनके काम को टाइम, न्यूयॉर्क टाइम्स और द संडे टाइम्स जैसी नामी गिरामी पत्रिकाओं और अखबारों में पहचान मिली। उन्हें 3 बार वर्ल्ड प्रेस फोटो और 2 बार यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता की जूरी में शामिल होने का सम्मान मिला। उन्हें 1971 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। वे फोटोग्राफी संस्था मैग्नम फोटोज के सदस्य बनने वाले शुरुआती भारतीयों में से एक थे। रघु राय का निधन फोटोग्राफी जगत के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। बात करते हैं केरल की। जी हां, केरल की सांस्कृतिक राजधानी त्रिशूर आज पूरी तरह से भक्ति और परंपरा के रंगों में डूबी हुई है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम का आगाज हो चुका है। हालांकि इस वर्ष उत्सव की भव्यता पर मुंडाथिकोड हादसे की दुखद छाया भी है। हाल ही में हुए उस धमाके में 14 लोगों की असामयिक मृत्यु के कारण मंदिर समितियों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इस बार मुख्य आतिशबाजी के आयोजन को रद्द कर दिया है, लेकिन परंपराओं का पालन करते हुए हाथियों की शोभा यात्रा और सजावट का प्रदर्शन जारी रखा गया है। वहीं शोक और सादगी के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई है। थिंकिंग कार्ड मैदान में विलंबरम समारोह के साथ ही उत्सव की औपचारिक शुरुआत हुई, जिसे देखने के लिए भीषण गर्मी के बावजूद भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा।
हाथियों की पारंपरिक शोभा यात्रा और मनमोहक चमयम सजावट का प्रदर्शन हमेशा की तरह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा विभिन्न मंदिर समितियां इस वर्ष भी अपनी चमयम और सजावट के साथ उत्सव में भाग ले रही हैं और इस वर्ष मेलम का नेतृत्व प्रसिद्ध कलाकार चेरुसेरी कुट्टन मारार द्वारा किया जा रहा है। परंपरागत उत्सव की शोभा और भव्यता को देखने के लिए स्थानीय निवासियों का उत्साह परिपूर्ण है। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बात करते हैं उस हादसे की जिससे बाल बाल बचे हैं ट्रंप। जी हां, दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस डिनर में फायरिंग से सनसनी फैल गई। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में प्रेस डिनर में फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। घटना के वक्त राष्ट्रपति ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी वहां पर मौजूद थी। घटना में प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन एक अधिकारी घायल हो गया। हालांकि वो सुरक्षित बताया जा रहा है। ये घटना वेलकम स्पीच के बाद और डिनर के दौरान तब हुई जब ट्रंप बोलने वाले थे और इस मामले में आरोपी शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के वक्त होटल के पास 4 से 6 जोरदार धमाके सुने गए और कार्यक्रम में आए मेहमान टेबल के नीचे छिपने के लिए भागने लगे। इधर टैक्टिकल सुरक्षा टीम ने डिनर के लिए बैठे ट्रंप को अपने घेरे में लिया और वहां से लेकर बाहर निकाला। साथ ही पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और आयोजन स्थल पर हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। एक कैबिनेट अधिकारी महमद ओज ने मीडिया को बताया है कि घटना में ट्रंप ही टारगेट थे। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि सीक्रेट सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट टीम ने बहादुरी से तत्काल कार्रवाई करते हुए शानदार काम किया और शूटर को गिरफ्तार कर लिया। सुरक्षा एजेंसियों की सलाह के अनुसार घटना के बाद भी कार्यक्रम जारी रहा। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एक रैली में भी उन पर गोली चली थी। तो ये ट्रंप पर दूसरा एक तरह से कह सकते हैं हमला होते होते जिससे बाल बाल बचते हुए नजर आए राष्ट्रपति ट्रंप। Checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape. तो ट्रंप बता रहे हैं कि घायल अधिकारी से बात की और वो अभी इस समय ठीक है। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यक्रम में गोलीबारी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि वॉशिंगटन डीसी के होटल में हालिया घटना में राष्ट्रपति ट्रंप प्रथम महिला और उपराष्ट्रपति के सकुशल होने की जानकारी से राहत मिली है। मैं उनकी सुरक्षा और कुशलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। तो अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अखिलेश, एक बड़ी सुरक्षा चूक हम इसे कह सकते हैं कि किस प्रकार राष्ट्रपति ट्रंप का प्रोग्राम हो रहा है और उसमें केवल आप एक टिकट दिखा के अंदर एंट्री पा सकते हैं और वहां जाकर जिस प्रकार से गोलीबारी की घटना हुई ये सभी ने देखा। तो मतलब राष्ट्रपति के कार्यक्रम में इतनी आसानी से किसी की एंट्री हो जाना ये अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। देखिए, निश्चित तौर पे ये व्हाइट हाउस कवर करने वाले कॉरेस्पोंडेंट एसोसिएशन के लिए डिनर रखा गया था। एक्चुअली होस्ट वही थे एसोसिएशन के लोग, और उन्होंने कुछ अन्य जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनको भी कुछ टिकट दिया था। उस टिकट को प्राप्त किया इन्होंने, जो कहते हैं जो ट्रंप के ऊपर जिन्होंने हमला करने का आरोप है, जो एलन पे आरोप है, एलन ने भी वो टिकट किसी तरीके से हासिल कर लिया और उस टिकट को हासिल करके वे होटल के जो मुख्य द्वार है उससे नीचे अंदर प्रवेश कर रहा था। प्रवेश करने में आम तौर पे जो होटल होते हैं सार्वजनिक स्थल होते हैं, इसलिए आम तौर पे होटल के प्रवेश द्वार पे नहीं रोका जाता। लेकिन जब वो सिक्योरिटी पॉइंट पे पहुंचा जहां की मैग्नेटोमीटर लगा होता है, मैग्नेटोमीटर पर जब पहुंचा तब उसने हमला किया उसने सिक्योरिटी गार्ड पे, और उसके बाद वहाँ के सिक्योरिटी अलर्ट हुई। तो निश्चित तौर पे यह एक बड़ी घटना है, क्योंकि देखिए
ये साल में एक बार होने वाला कार्यक्रम होता है, व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन का डिनर। और ये डिनर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें देश विदेश के जो कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं जो व्हाइट हाउस कवर करते हैं, उसके अलावा कुछ गणमान्य व्यक्ति होते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात होती है, खास करके अमेरिकी लोकतंत्र के लिए एक बड़ी बात होती है। एक चीज और जोड़ना चाहूंगी अखिलेश के टारगेट पर डोनाल्ड ट्रंप थे या फिर जो, क्योंकि बड़ी संख्या में देश विदेश के वहां पर पत्रकार मौजूद थे, तो पत्रकार भी टारगेट पे हो सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे उसके पास दो हथियार थे, दो बंदूक थे, एक शॉट गन था, उसके बाद एक हैंड गन था, उसके पास कुछ चाकू भी थे उसके। तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसके टारगेट पे सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप थे। वह एक विचित्र किस्म का आदमी था। हालांकि पढ़ा लिखा कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वो मैकेनिकल इंजीनियर था, कंप्यूटर साइंस में भी उसने मास्टर्स हासिल किए थे, पब्लिक स्कूल में वो पढ़ाता था और उसे माना जाता था कि अच्छे टीचर का अवार्ड भी मिला था। तो उसने काफ़ी सोच समझ के कि वो डोनाल्ड ट्रंप को वो टारगेट कर पाएगा, इसलिए उसने कैलकुलेट किया होगा कि यह संभव नहीं भी होगा। लेकिन वहां चूंकि सैकड़ों लोग मौजूद थे, उनमें किसी को भी मारा जा सकता था, और जब दो दो गन आपके पास है तो उसमें कई लोग उसमें मारे जा सकते थे। तो एक तरीके से आतंक फैलाने की पूरी कोशिश थी कि स्पोरेडिक आप बड़ी संख्या में लोगों को मार सकते थे उस हॉल के अंदर, और अगर वो अंदर चला जाता, कभी चाकू चला सकता था, बहुत कुछ कर सकता था। तो निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप निशाने पे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अलावा उसके निशाने पे वो सभी लोग थे, कोई भी था जो वहां मौजूद था। तो अखिलेश जी अखिलेश, अब वो चूंकि हिरासत में है, तो क्या कुछ वो बोल पाया है? क्या उसने कुछ उगला है कि आखिर क्या था उसका मकसद, और क्या कुछ कारण था जो वो इतना जो है उसमें उबाल आया कि वो जो है गोली चलाने चला गया, या फिर वो किसी बड़ी संस्था से जुड़ा हुआ है? आखिर कौन है वो और क्यों उसने ये कदम उठाया? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है, उन्होंने कहा है कि वो लोन वुल्फ है, मतलब वो अकेला आदमी है, उसने ये हमला किया है। लेकिन जो उसका पूरा जो बैकग्राउंड चेक किया गया है, बैकग्राउंड चेक करने के हिसाब से उसे पाया गया कि वो अफ्रो अमेरिकन मूल का व्यक्ति है। और निश्चित तौर पे उसका जो वेबसाइट है, उसका जो फेसबुक अकाउंट है, लिंक्डइन अकाउंट है, उसके माध्यम से पता चलता है कि वो थोड़े रेडिकल विचार का डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मतलब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के करीब है वो आदमी। और वो कई कारणों से उसने जो लिखा है, कई जगहों पे उसने अमेरिका में लोगों को हटाया जाने, नौकरियों से निकाले जाने, इन सारी चीज़ों की बात वो कई जगहों पे उसने उल्लेख किया है। तो माना यह जा रहा है कि वो एक रेडिकलाइज यंग मैन है अमेरिका का, और उसने इस तरह के कार्रवाई को अंजाम दिया है सिर्फ आतंक फैलाने के लिए। क्योंकि देखिए, कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इस तरीके का काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस तरह के अंजाम करने से उससे ज़्यादा बदनामी होती है। लेकिन ये रेडिकल एक फ्रिंज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो किनारे पड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे में कुछ एक हीरो नुमा लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, जो अपने सेल्फ मोटिवेशन से भी करते हैं। लेकिन देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी चलेगा, उसमें इस बात का पता चलेगा कि उसके पीछे सचमुच वो पूरा एक ग्रुप शामिल है, वह उसने अकेले किया है। क्योंकि अमेरिका में इतिहास में देखा गया है कि अकेले कई लोगों ने इस तरह के वारदात किए हैं। हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव प्रचार के दौरान 2 बार उनमें हमले हुए, और दोनों बार हमलों में देखा यह गया कि वो एक सेल्फ मोटिवेटेड लोग थे, जो अपने खुद के अपने दिमागी दिवालियापन की वजह से उन्होंने इस तरह के हमले अंजाम दिए थे। तो इस बार भी अभी तक का निष्कर्ष यही है, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो आरोप लगाया है, जो उसे कोर्ट में पेश किया गया है, 2 ही आरोप लगाया गया है, एक हथियार रखने का और हिंसा फैलाने का। तो अभी इस बात की उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी है, उसका मोटिवेशन क्या है। आतंक फैलाना तो निश्चित तौर पे लगता है कि आतंक फैलाना वो चाहता था, लेकिन अमेरिकी कानून में उसे आतंकवादी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, इसमें बात को अभी भी देखना होगा। जी चलिए, आप अपनी नजर बनाकर रखिए अखिलेश। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बांग्लादेश में संभावित आतंकी हमलों की आशंका को देखते हुए पुलिस ने देश भर में हाई अलर्ट जारी किया है। खुफिया इनपुट के आधार पर संसद परिसर, धार्मिक स्थलों, मनोरंजन केंद्रों और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने की चेतावनी दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने इस चेतावनी को अत्यंत जरूरी और गोपनीय बताया है। हाल ही में प्रतिबंधित आतंकी संगठन की एक सदस्य की गिरफ्तारी के बाद यह अलर्ट जारी हुआ है, जिसका संपर्क बर्खास्त सैन्य कर्मियों से बताया जा रहा है। पुलिस की विशेष इकाइयों को सतर्क रहने
और सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले कुछ महीनों में जेल ब्रेक और उग्र गतिविधियों के कारण देश की सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने CID, स्पेशल ब्रांच और काउंटर टेररिज्म यूनिट को सतर्क रहने के निर्देश दिए, जबकि देश भर की पुलिस को चौकसी बढ़ाने को कहा गया है। और अब बात खेलों की। जी हां, IPL में आज 2 मुकाबले खेले जा रहे हैं। दिन का पहला मैच चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में लगातार 3 जीत के साथ उतर रही है, जबकि टेबल में 7वें स्थान पर मौजूद गुजरात टाइटंस को पिछले मैच में RCB के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। ऐसे में गुजरात की कोशिश जीत की पटरी पर लौटने की होगी। वहीं आज के दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच बेहद अहम मुकाबला खेला जाएगा और ये मैच शाम 7:30 पर खेला जाएगा। अंक तालिका में नीचे से पहले और दूसरे स्थान पर मौजूद दोनों टीमों के लिए ये मैच काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। घरेलू मैदान पर इस सीजन में LSG का प्रदर्शन खराब रहा है और ऐसे में लखनऊ की नजर अपनी गलतियों में सुधार के साथ जीत पर रहेगी। इसी के साथ मिड डे प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।